यही सुनना चाहता था मैं तुम्हारे मुँह से। अब साँस कभी भी बंद हो जाए फ़िक्र नहीं है। ऐसा ना कहो सतीश, तुम्हारी साँसें चलती हैं तो मेरा दिल धड़कता है। अगर मेरी धड़कन को बंद नहीं होने देना चाहते, अपनी साँसों को कभी बंद मत करना। सतीश गाड़ी रोक देता है। मुंबई से दूर हाईवे पर दोनों तरफ पहाड़ों का आशियाना। हल्की सी बारिश बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था और इसमें इन दोनों पंछियों को खुले आकाश के नीचे उड़ने का मौका मिल रहा था। दोनों गाड़ी से बाहर आकर हाथों में हाथ डालकर नज़ारे का मज़ा लेने लगे। पर हमारी गरिमा मैडम अभी भी घोड़े बेचकर गाड़ी के अंदर सोई हुई थी कि तभी पीछे से एक गाड़ी आकर सतीश की गाड़ी को ठोक देती है। हाईवे पर होने की वजह से सतीश और सत्या खाई की तरफ एक पेड़ पर अटक जाते हैं और वहीं ऊपर की तरफ गाड़ी खाई में लटकी हुई है जिसमें गरिमा बेहोश पड़ी है। सतीश जो कि एयरफोर्स आर्मी को ज्वाइन करने की ट्रेनिंग कर रहा है, पेड़ों पर चढ़ना उतरना उसकी ट्रेनिंग का एक भाग था, इसलिए खाई से धीरे धीरे सत्या को लेकर वह ऊपर की तरफ आने लगा। सत्या भी धीरे धीरे ऊपर आई। दोनों की सांस में सांस आई। जान बची तो लाख उपाय। जैसे ही दोनों कार की तरफ मुड़े, दोनों हक्का बक्का रह गए। मानो सतीश के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, यह कैसे हो सकता है? यह किसी की चाल है शायद। गाड़ी का कांच कैसे टूटा? सतीश बोला। तुम कांच की छोड़ो, गरिमा गायब है। अंदर से वह तो नीचे की तरफ आई ही नहीं, तो फिर कहाँ है गरिमा? सतीश, मुझे बहुत डर लग रहा है, गरिमा दिख नहीं रही है। गाड़ी का पीछे का कांच टूटा हुआ है। गाड़ी को किसने जानबूझकर ठोकर मारी है? वह सब ठीक है, पर छुटकी कहाँ गई? सतीश छुटकी को बार बार आवाज़ दे रहा है। कभी छुटकी चिल्लाता हुआ तो कभी गरिमा, पर किसी और से भी कोई भी आवाज़ वापसी में नहीं आई। सतीश की आंखों में डर के आंसू भर गए। वह घुटनों के बल गिरते हुए जोर से चिल्लाया, गरिमा। दूसरी ओर आनंद अपने पिता की पुरानी मील रक्षा सूत्र में जाता है। वहां जैसे ही उसकी कार बाहर खड़ी होती है, वैसे ही अंदर से दिनेश भागता हुआ आता है और दरवाज़ा खोलता है। गुड इवनिंग सर, आज इतनी रात गए आप रक्षा सूत्र में? माफ़ कीजिए, अगर आपने पहले बताया होता तो मैंने कुछ बंदोबस्त किया रहता। अब तो अपने कैंटीन से ही चाय बनानी पड़ेगी। तभी सामने से नंदिनी आते हुए दिखती है। आनंद दौड़कर ऑफिस के एक तरफ छुप जाता है। यह लड़की ये यहाँ क्या कर रही है? दिनेश जवाब में कहता है, मलिक सर, वह मैंने आपको बताया नहीं, पर मैंने इसे यहाँ अकाउंटेंट रख लिया। इस लड़की को जॉब दे दी। इस लड़की का नाम नंदिनी है ना? जी सर, आपने बिल्कुल सही पहचाना। इसका नाम नंदिनी ही है और यह अकाउंट का काम बहुत अच्छा देखती है। आनंद अपने कोट की जेब से फ़ोन निकालता है और तुरंत राज को लगाता है। राज, नंदिनी को तुम्हारे ऑफिस में काम मिला हुआ था, राइट? हाँ भाई, आपने बिल्कुल सही सुना। नंदिनी को मैं जॉब ऑफर करने वाला था, पर जो शर्त उसने रखी थी वह हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं थी। इसलिए मैंने उसे अपनी फ्रेंड के यहाँ भेज दिया और शायद उन लोगों ने रखा हो उसे जॉब पर। अरे पागल, नंदिनी रक्षा सूत्र में काम कर रही है पिछले 3 दिनों से। आनंद चौंक कर बता रहा था। क्या बिग बी, क्या कहा आपने? अपनी रक्षा सूत्र में नंदिनी काम कर रही है और मुझे ही पता नहीं? इस पर आनंद जवाब देता है, तू तो अपनी ही दुनिया में मदमस्त है। कैसे तुझसे कोई बात शेयर की जाए? जिंदगी में दूसरों की रिपोर्टिंग लेना ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी खुद के आगे पीछे का भी पता करना होता है, समझे? अच्छा, तूने कहा उसने कुछ शर्त रखी थी। कैसी शर्त, ज़रा डिटेल में बताओ। बिग बी, उसे हर सैटरडे और संडे छुट्टी चाहिए और एक न्यूज़ चैनल में ऐसा पॉसिबल नहीं। आप तो जानते हैं ना, सैटरडे और संडे के दिन ही हमारा चैनल चलता है। लोग घर पर छुट्टी लेकर रहते हैं। अगर उस दिन ही नंदी ने छुट्टी ले ली तो फिर, और उसने एक और शर्त रखी थी बिग बी, और वो ये है कि उसे हर शनिवार नासिक जाना है और इस बारे में कोई उससे कोई पूछताछ नहीं करेगा। और साथ ही साथ उसे एक गाड़ी भी अरेंज करके देनी होगी जो उसे जल्द से जल्द नासिक से यहाँ लेकर आए। अब इन सब चीज़ों के पीछे क्या माजरा है पता नहीं भाई, पर इसी वजह से हम उसे अपने चैनल में नहीं रख पाए। लेकिन वह रक्षा सूत्र में कैसे पहुंची, यह मुझे नहीं पता। मैंने तो उसे इन्फॉर्म भी नहीं किया था इस बारे में। हाँ राज, मुझे दिनेश ने बताया इन शर्तों के बारे में तो वह झट से मान भी गया। उसका कहना है हमारी कंपनी का कच्चा माल नासिक के येवला क्षेत्र से ही आता है और हर शनिवार रविवार हमारे यहाँ से बस तो जाती ही है, जिसमें नंदनी भी जाया करेगी और वापस भी आ जाएगी। पर अपने परिवार से मिलने के लिए हर शनिवार रविवार जाना इतना ज़रूरी? एक जॉब ओरिएंटेड लड़की ऐसा नहीं कर सकती। तो अपने सूत्रों से पता कर कि आखिर माजरा क्या है। बिल्कुल बिग बी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा।
मैं अभी अरुण को भेजता हूँ ये सब पता करने के लिए। वैसे भी कल शनिवार है, अपना सतीश भी तो कल जा रहा है। अच्छा, वो लोग तो निकल चुके होंगे ना। आज सत्य के साथ डिनर पर जाना था। हाँ हाँ, हम सब साथ में ही निकले थे और वह आज मेरी मर्सिडीज लेकर गया है। सत्या को अच्छा फील कराना चाहता था। करने दो उन्हें इंजॉय, अपनी छुटकी भी तो गई है कबाब में हड्डी बनकर। आनंद के इतना कहने पर दोनों हंसने लगे। तभी राज कहता है, भाई ज़रा कॉल होल्ड पर रखना, मुझे फ़ोन आ रहा है। नहीं राज, तू फ़ोन अटेंड कर, मैं फ़ोन रखता हूँ। चल ध्यान देना अपना, ठीक से घर पहुँच जाना। राज मन ही मन कहता है, ये भाई भी ना, घर और ऑफिस हर दिन उनसे मिलता हूँ और इसी शहर में रहता हूँ। अगर परदेश होता तो पल भर ना छोड़ते। राज अगला फ़ोन उठाता है। हेलो राज भाई, मैं सतीश गाड़ी। सतीश इतना अटक रहा होता है कि उससे बोला भी नहीं जा रहा होता। सतीश, तू ठीक तो है? क्या हुआ मेरे भाई? इतना हकला क्यों रहा है? और ज़रा रेंज में आकर बात कर। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। राज भाई, मैं मुंबई पुणे हाईवे पर हूँ। गाड़ी को किसने ठोकर मार दी? मैं खाई में गिर गया था, पर मैं संभालते हुए ऊपर आ गया। पर गरिमा गायब है, वह कार में नहीं है। मैंने उसे ढूंढा, बहुत ढूंढा भाई, वह कहीं नहीं मिल रही। आप जल्दी से आ जाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और सत्या कहाँ है सतीश? सत्या ठीक है, मेरे साथ है भाई। अच्छा सुन, मैं आ रहा हूँ, मैं बिग बी को भी फ़ोन कर देता हूँ। तू टेंशन मत ले, छुटकी को कुछ नहीं होगा। राज मन ही मन, मैंने बोल तो दिया है सतीश को कि टेंशन मत ले, पर मैं खुद इतना टेंशन में आ चुका हूँ कि मुझे ही नहीं पता फिर मेरी छुटकी कहाँ चली गई है। कहीं उसके साथ? नहीं नहीं। बी पॉजिटिव राज, बी पॉजिटिव। राज आनंद को फ़ोन लगाता है, पर आनंद का फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा होता है। राज अकेले ही मुंबई पुणे हाईवे की तरफ निकल जाता है। राज सतीश के पास पहुंचते ही, ध्यान से गाड़ी चलाया करो ना सतीश। आगे के शीशे होते ही इसलिए हैं कि ताकि पीछे की गाड़ियां चेक कर सको। कार तो ठीक से चला नहीं सकते, फाइटर पायलट क्या खाक बनोगे? भाई आप गलत समझ रहे हैं, मैं ड्राइविंग नहीं कर रहा था। गरिमा सोई हुई थी और हाईवे पर बहुत सारे स्पीड ब्रेकर होने की वजह से वह बार बार डिस्टर्ब हो रही थी, जिस वजह से मैंने थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक दी थी। मैं और सत्य आपस में बातें कर रहे थे, यहीं गाड़ी के पास ही खड़े थे। अचानक से एक ट्रक ने आकर गाड़ी को पीछे से ठोक दिया, जिसके झटके से हम दोनों नीचे गिर गए। वह तो अच्छा था कि बहुत सारे पेड़ थे, इसलिए हमारी जान बच गई। पर मेरी बहन, वह मुझे नहीं मिल रही है। राज भाई, आप कुछ करो, वरना मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं ना सतीश? एकेडमी में याद करके बताओ, कल तुम्हें जाना है और आज ही ये हादसा। कहीं ये सब सोची समझी साजिश तो नहीं तुम्हें एकेडमी तक ना पहुंचने के लिए? नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकेडमी में मेरे साथ सब बहुत ही अच्छे से हैं, यहाँ तक कि सीधा साधा झगड़ा भी नहीं है किसी के साथ। राज भाई, आपने आनंद भाई को बताया? डरते डरते सतीश ने पूछा। फ़ोन लगाया तो था, पर आनंद भाई का फ़ोन लग नहीं रहा था। मेरे पास कोई और चारा नहीं है अब सतीश, मैं पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ। एक तो एक्सीडेंट भी है, ऊपर से छुटकी गायब, मैं और नहीं रुक सकता। उसी वक्त सत्या बोली, ऐसा भी तो हो सकता है ना राज भाई कि दुर्घटना की वजह से जब तक हम दोनों खाई में गिरे थे, गरिमा उठी हो, हमें यहाँ ना पाकर किसी से मदद लेकर मुंबई वापस चली गई हो। हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। हाँ, यह हो सकता है। तुम ठीक कह रही हो सत्या, भगवान करे ऐसा ही हो कि छुटकी किसी की मदद से घर पहुंच जाए। राज कुछ सोचते हुए बोला। आनंद का फ़ोन चार्ज नहीं था, ऑफिस में ही उसने चार्जिंग में लगाया। जैसे ही कुछ परसेंट चार्ज हुआ, फ़ोन की बेल बजी और उधर से बोला गया, कपड़ों की दुनिया में राज करने वाले सूट बूट से लेकर साड़ी तक, मलिक एंड मलिक सन्स के मालिक मिस्टर आनंद, आपके लिए तोहफा है हमारे पास। आनंद, एक्सक्यूज़ मी, कौन बोल रहा है? अजनबी, आपका शुभ चिंतक बोल रहा हूँ। इतना काफ़ी नहीं, तोहफा नहीं जानना चाहेंगे मिस्टर आनंद? और इसी वक्त गरिमा की आवाज़ आती है। गरिमा, भाई आनंद भाई, आप घबराइए मत, इन गुंडों की तो मैं खुद बैंड बजा दूंगी। इन लोगों ने मुझे बेहोशी की हालत में यहाँ लाया है। आनंद, छुटकी, तू तू कहाँ है छुटकी? क्या तुझे किसी गुंडे ने पकड़ रखा है? घबराते हुए आनंद ने कहा। अजनबी, आनंद साहब, यूं गुंडे कहकर हमें लज्जित मत कीजिए। अरे हम तो आपके शुभ चिंतक हैं, कहा ना? और अपना गुस्सा अपने पास ही रखिए, क्योंकि आपका गुस्सा आपकी बहन की इज्जत को तार तार कर सकता है, समझे? नहीं समझे? समझाता हूँ। भाई, यहाँ बहुत लोग हैं जिनको आपकी बहन पटाखा लग रही है। आनंद, क्या चाहिए तुम्हें? कितने पैसे चाहिए बोलो, अभी के अभी देता हूँ। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मेरी बहन को छोड़ दो। हेलो हेलो हेलो, कोई बोलता क्यों नहीं? और फ़ोन कट जाता है। आनंद सतीश को फ़ोन लगाकर पूछता है, छुटकी तेरे साथ है ना सतीश? भाई मैं राज बोल रहा हूँ। और इतना कहकर आनंद को सारा वाक्य बताता है। भाई मैं पुलिस को फ़ोन करने जा रहा हूँ, मुझे कुछ और सूझ नहीं रहा।
नहीं रुको राज, मुझे अभी एक फ़ोन आया था। आवाज़ तो बिल्कुल पहचानी नहीं लग रही थी। छुटकी कुछ गुंडों के पास है, ज़्यादा कुछ बात नहीं हुई, पर मैं तुझे अभी नंबर भेजता हूँ, पता लगवा और तुम दोनों जल्दी से जल्द घर पहुँचो, मैं भी घर पहुँचता हूँ। फिर सोचकर कोई सॉल्यूशन निकालते हैं, यह जानते हुए भी कि उसकी बहन किसी के कब्ज़े में है। फिर भी आनंद पागलों की तरह सड़कों पर इधर-उधर देख रहा था कि शायद उसे उसकी बहन दिख जाए। बार-बार अपने फ़ोन की तरफ देखे जा रहा था कि शायद उस इंसान का फ़ोन वापस बज जाए। राज, सतीश और सत्या तीनों घर वापस ही जा रहे होते हैं कि अचानक राज का फ़ोन आता है। हेलो मिस्टर राज, मैं आपका शुभचिंतक। आपकी बहन मेरे कब्ज़े में है, बताइए क्या करूँ मैं उसके साथ? बड़ी कमाल की लग रही है, गुलाबी होंठ, बड़ी-बड़ी आँखें, सुराहीदार कमर, वाह! क्या कहने इसके। कुत्ते मुँह खोल तेरा, कितना पैसा चाहिए वह बता, जितना माँगेगा उसके दुगने पैसे दूँगा तुझे। मेरी बहन को घर भेज दे चुपचाप, वरना तेरी खैर नहीं। आज नहीं तो कल तुझे हम ढूंढ ही लेंगे। जितने पैसे तुम्हारे पास हैं ना मिस्टर राज मलिक, उससे कई गुना ज़्यादा पैसे हमारे पास हैं। अगर गरिमा के बदले हम आपको पैसे ऑफर करें तो? चुप हो जा कमीने, राज गुस्से में कहता है। तू कितना भी बड़ा बादशाह होगा, पर तूने अपनी औकात दिखाई दी तेरी घटिया हरकत करके। सुन मेरी हरकतें कैसी हैं, वह मुझे मत बता। अगर अपनी बहन को पाना चाहता है तो कल अपने भाई आनंद को बेहोशी की हालत में भेज देना। समझ लेना, तेरी बहन की यही कीमत है। समय और जगह हम बता देंगे तुझे। और हाँ सुन, गलती से भी पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश मत करना, वरना खेल बिगड़ जाएगा। फ़ोन कटते ही सतीश ने पूछा, किसका फ़ोन था भाई, और आपके माथे पर इतना पसीना क्यों आ रहा है? सामने वाले ने छुटकी की कोई खबर दी है क्या? राज भाई बताइए ना, छुटकी ठीक तो है ना? राज मन ही मन सोच रहा था, आखिर कौन हो सकता है जिसकी हिम्मत हमारी बहन को उठाने की हुई और बदले में मांग भी रहा है? तो क्या आनंद मलिक? क्या कोई भाई का दुश्मन है? आखिर कौन हो सकता है? राज कब से सिर्फ सोचे जा रहा है कि इन सब के पीछे क्या हुआ है, क्यों हुआ है, और इतने में सत्या का घर आ जाता है। सतीश सत्या से, सत्या तुम अपने घर जाओ, मुझे माफ़ करना, मैंने तुमसे जो वादा किया वह पूरा नहीं कर पाया, पर एक बार गरिमा को मिल जाने दो, सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। फिलहाल मैं एक लाचार भाई हूँ, बस इतना सब कहने की ज़रूरत है। सतीश, मैं कोई अजनबी हूँ क्या? गरिमा मेरी भी सहेली और होने वाली नंद है, मुझे भी उसकी बहुत फिक्र है। जैसे ही उसका कुछ पता चले मुझे इन्फॉर्म कर देना। चलती हूँ, अपना भी ध्यान रखना। सतीश सत्या के जाते ही राज से, राज भाई कम से कम आप तो मुझे बता दीजिए कि आपको जो फ़ोन आया था उस पर क्या और किसने बातचीत की? राज, एक अजीब सी शख्सियत जिसकी आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी मैंने, अपने आप को हमारा शुभचिंतक कहता है, उसी के कब्ज़े में है गरिमा। पर गरिमा के आसपास का माहौल बिल्कुल ठीक नहीं था। वो जो भी लोग हैं गुंडे हैं एक नंबर के, कुछ भी बुरा कर सकते हैं। पर जानते हो सतीश, वह गरिमा को छोड़ने के लिए तैयार है, पर उनकी एक शर्त है। समझ गया भाई, रास्ते के गुंडे होंगे, मर्सिडीज़ में अकेली लड़की को देखकर किडनैप कर लिया होगा, अब पैसों के लिए फ़ोन किया होगा। कुछ भी करिए, जल्दी से छुटकी को लेकर आइए। जितना सरल तू समझ रहा है ना, उतना सरल नहीं है सब कुछ। उन्होंने छुटकी के बदले में पैसे नहीं मांगे, बल्कि बल्कि क्या राज भाई, सस्पेंस तोड़िए, क्या मांगा है उन्होंने? राज, बिग बी। सतीश, कहाँ है बिग बी? राज, नहीं सतीश, उन्होंने छुटकी के बदले में बिग बी को मांगा है, वह भी बेहोशी की हालत में। ऊपर से पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करने के लिए भी मना किया है, वरना वह गरिमा के साथ कुछ भी बुरा कर सकते हैं। पहली बार मैं अपने आप को बहुत हताश समझ रहा हूँ। बहन को लाने के लिए भाई को देकर आ जाऊँ, कैसे होगा यह सब? मुझसे नहीं होगा, यह कोई न्याय नहीं। आप टेंशन मत लीजिए, हम तीनों भाई मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। एक बार बस घर पहुँच जाएं, हम अपनी बहन को लाने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देंगे। पर फिर भी एक बात समझ नहीं आ रही है राज भाई, किसी को भाई से क्या दुश्मनी होगी? उनका स्वभाव ज़रूर तीखा है, पर वो दिल के बहुत अच्छे हैं। हमेशा की तरह आनंद अपने घर जा रहा होता है। सांताक्रूज सिग्नल पे एक 7 साल की बच्ची, जिससे आनंद रोज गजरे खरीदता था, उसे मोगरे की खुशबू बहुत पसंद थी। आर्टिफिशियल स्प्रे से सच्चे मोगरे की खुशबू उसे अच्छी लगती थी अपनी कार में रखने के लिए, इसलिए उस लड़की से रोज़ का मिलना जुलना था। 10 रुपये का एक गजरा हमेशा 20 में लेता था उससे, और महीने के अंत में हमेशा उसके लिए कुछ किताबें ले जाकर दे दिया करता था। उसी सिग्नल पर हमेशा एक किन्नर भी आती थी, जिसके नाम का भी एक अकाउंट था आनंद के पास। रोज़ के 50 रुपये, कभी कभी आनंद के पास पैसे नहीं होते थे तो अपने ड्राइवर से लेकर देता था, वह भी उधारी में। ऐसे ना जाने कितने अच्छे काम आनंद बिना बताए रोज़ करता था। पर आज आनंद बहुत ही टेंशन में लग रहा है। सिग्नल के बीतने के इंतज़ार में इधर उधर देख रहा था, तभी उसी 7 साल की बच्ची ने खिड़की खटखटाई और आनंद से पूछा,
आज क्या गज़लें नहीं लेंगे भैया? क्या हुआ, आज बहुत परेशान लग रहे हो आप? आप परेशान मत होइए, आप एक बहुत भले इंसान हैं, आपके सारे दुख ऊपर वाला है ना हर लेगा। आनंद उसे देखकर मुस्कुराया और रोज़ की तरह उस बच्ची से गजरे खरीदे और हंसकर उसे 20 रुपये दिए। उसी वक्त वहाँ पर वह किन्नर भी आती है। अरे आयशा माँ, आज तो आप जल्दी आ गई। आप तो सिग्नल खुलने के बाद आती हैं, आज सिग्नल लगते ही आ गई। हाय हाय, वह क्या है ना, तू इज्जत बहुत देता है इसलिए तुझसे मिलने की बेचैनी रहती है, वरना लोग तो छूने से भी कतराते हैं, आशीर्वाद चाहिए रहता है। वह भी दूर से, एक तू है, इतनी बड़ी गाड़ी से जाता है फिर भी हमारे सामने हाथ जोड़ता है। भगवान तुझे लंबी उम्र दे, सभी का प्यार मिले। आयशा माँ, आशीर्वाद की ज़रूरत मुझे नहीं, मेरी बहन को है, वह किसी खतरे में है। सुना है आपके आशीर्वाद में बहुत दम होता है, आज आप मेरी बहन के लिए प्रार्थना करिएगा, वह जहाँ भी हो सही सलामत घर पहुँचे। आपका बहुत उपकार होगा आयशा माँ, तू फिक्र मत कर बच्चे, तेरी बहन को कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा, वह महाकाल करेंगे रक्षा तेरी बहन की। और आनंद के सर पर हाथ फेरते हुए हमेशा की तरह आयशा माँ वहाँ से निकल जाती है अपने 50 रुपये लेकर। आनंद का फ़ोन फिर से स्विच ऑफ हो गया है, उसने अपना फ़ोन गाड़ी में फिर से लगाया, शायद उस शुभचिंतक का फ़ोन आ जाए। इतने में ही फ़ोन बजता है। हेलो भाई, मैं राज बोल रहा हूँ, कहाँ तक पहुँचे आप? जल्दी घर आइए, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आनंद की गाड़ी घर के सामने ही खड़ी होती है, वह उसमें से निकलकर भागकर घर की तरफ जाता है। घर का माहौल हमेशा की तरह नॉर्मल ही था, शायद राज और सतीश ने किसी को कुछ नहीं बताया। आनंद कहता है टेरेस पर चलकर बात करते हैं, यहाँ बात करना ठीक नहीं होगा। तभी पीछे से नेहा की आवाज़ आती है, अरे कहाँ चले जा रहे हो तुम तीनों? चाय बनाई है तुम लोगों के लिए, और आनंद तुम्हारे लिए फ़िल्टर कॉफ़ी, फ्रेश होकर आ जाओ। आज कॉफ़ी पीने का मूड नहीं है नेहा, हम सब बाद में मिलते हैं तुमसे। इतना कहकर तीनों भाई छत पर चले जाते हैं। भाई, आपके फ़ोन के बाद तुरंत सतीश के फ़ोन पर एक कॉल आया था, सामने वाले ने मुझे भी शुभचिंतक नाम ही बताया, छुटकी उसी के पास है भाई। पर भाई, सबसे बड़ी बात जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, वह बताते हुए मेरे होंठ भी लड़खड़ा रहे हैं। राज, पागलों की तरह बात मत कर, सच्चाई क्या है फटाफट बता। मैं छुटकी के लिए तेरे लड़खड़ाते होंठ नहीं देखना चाहता, जल्दी बता। छुटकी ठीक तो है भाई, उन्होंने हमसे एक डील की है। गुड, जल्दी बोल क्या मांगा है उन्होंने? उनके बोलने से तो मुझे पता चल रहा था कि उन्हें पैसों की कोई भूख नहीं। क्या मांगा है राज, जल्दी बता क्या मांगा है उन्होंने। तू चुप क्यों है राज, बताना क्या मांगा है उन लोगों ने। आपको मांगा है भाई, आनंद मलिक को मांगा है। और राज की आंखों से आंसू आ जाते हैं। अरे यह तो अच्छी बात है ना, मुझे लेकर वो लोग छुटकी को छोड़ देंगे। तो इसमें इतनी टेंशन वाली क्या बात है? तुझे लगता है तेरे आनंद भाई का वो गुंडे कुछ बिगाड़ सकते हैं? तुझे पता है ना, एक साथ 50 लोगों को भी मार सकता हूँ मैं। और तू है कि मेरे लिए घबरा रहा है, अगर जगह का पता होता ना तो यूं यूं उठा लाता अपनी बहन को। चुटकी बजाते हुए आनंद कहता है, आप नहीं समझ रहे हैं भाई, उन्होंने आपको बेहोशी की हालत में मांगा है। आपको बेहोशी की हालत में किसी को सौंपना मतलब खुद को दगा देना होगा भाई। तू पागल हो गया है राज, शायद तू मुझे कमज़ोर समझ रहा है। मुझे मेरी बहन सही सलामत घर वापस चाहिए, उसके लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसी वक्त आनंद का फ़ोन बजता है। सुनो मिस्टर मलिक, आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ, ज़रा अपने छोटे भाई को फ़ोन देना, वो ज़्यादा समझदार है आपसे। आनंद ने फ़ोन को स्पीकर पर रखा और आगे राज बोलता है, हेलो, मैं राज बोल रहा हूँ, बताओ मुझे क्या करना है। सुन, पहली बात तो पुलिस में मत जाना, दूसरी अपने न्यूज़ वालों को दूर ही रखना, और तीसरी शिवाजी पार्क के पास रात के 3:30 बजे एक सफ़ेद रंग की होंडा सिटी खड़ी रहेगी, जिसमें अपने भाई को बेहोशी की हालत में बैठाना है। समझाना आनंद मलिक को भी, और यह जवाबदारी भी तेरी ही होगी, उस वक्त वहाँ से कोई भी गाड़ी ना गुजरे। चैनल वाला है ना तू, इतना तो कर ही लेगा। तू जैसे ही आनंद मलिक को उस गाड़ी में बैठाएगा, ठीक उसी के बाद एक ओमनी में तेरी बहन तेरे सामने आ जाएगी। और सुन, अगर कोई होशियारी करने की कोशिश की तो भूल जाना तेरी बहन भी थी। हेलो सुनो तो, और फ़ोन कट जाता है। राज आनंद से कहता है, आप कुछ इस तरह से नाटक करना भाई जैसे कि आप सचमुच में बेहोश हों। मैं आपको गाड़ी में बैठाकर तुरंत गरिमा को लेकर चला जाऊंगा, अगर गाड़ी में कोई होगा भी तो आप उससे निपट कर घर वापस आ जाइएगा, और फिर हम तीनों मिलकर सामने वाले की बैंड बजा देंगे। शायद तू जितना ईजी सोच रहा है राज, सब कुछ वैसा ना हो। उन्होंने भी तो अपना कुछ बैकअप प्लान रखा ही होगा, वह भी जानते हैं उनका पाला आनंद मलिक से पड़ा है, और आनंद मलिक कोई साधारण चीज़ तो नहीं। वह भी पूरी तैयारी से आएंगे। रात 10:30 बजे मलिक मैंशन में सोने की तैयारी चल रही है। खाना खाने की टेबल पर सब साथ ही बैठे थे। आनंद की आंखें ना जाने क्यों भर आई थी। एक तरफ गरिमा की कुर्सी खाली थी
और दूसरी तरफ जैसे उसे अंदेशा हो रहा था कि उसका परिवार उससे छूटने वाला है। वह तो 50 पर भारी पड़ जाता, लेकिन फिर भी एक डर उसके मन में बैठा हुआ था। शायद सावित्री देवी यानी कि आनंद की माँ पानी की बोतल लेकर उसके कमरे की तरफ जा रही थी, क्योंकि इनको तीनों ने यही बताया था कि गरिमा रात को सत्या के पास रुकेगी। आज ना जाने कितने साल बाद आनंद ने अपनी माँ को आवाज़ दी। माँ! सावित्री देवी के कानों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आनंद कभी उन्हें माँ कहकर भी पुकारेगा। अपनी डबडबाई हुई आंखों से जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, आनंद उनके पीछे ही खड़ा था। माँ, तुझे लगता है मैंने तुझ पर बहुत अत्याचार किए हैं ना? अपनी बहन की वजह से तुझसे इतने सालों तक बात नहीं की। पर अगर तुझे मैं गलत लगता हूँ तो मुझे माफ़ कर देना। हूँ तो तेरा ही बेटा, गुस्सा तो तेरे जैसा ही रहेगा। तूने भी तो इतने साल तक चुप्पी साधी हुई थी ना, है ना? सावित्री देवी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाया। वह खुश थी या दर्द में थी, जिससे उनकी जुबान ही नहीं चली। वह बर्फ की तरह जम चुकी थी, पर अंदर ही अंदर उनकी खुशी हिचकोले ले रही थी। आनंद उनके पैर छूता है और अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में राज और सतीश दोनों बैठे हैं। आनंद उनसे कहता है, राज, सतीश, मुझे नहीं पता कि मैं वापस आ पाऊंगा भी या नहीं। डर सता रहा है, अगर मैं वापस नहीं लौटा तो गरिमा और माँ दोनों का ख्याल तुम दोनों को रखना होगा। वादा करो कि किसी भी वजह से गरिमा को रुलाओगे नहीं, उसके दिल को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। मैंने अपनी बहन को बहुत मजबूत बनाया है, पर फिर भी वह बहुत इमोशनल है और गरिमानंद का प्रोजेक्ट नहीं रुकने देना। अगले जन्मदिन पर गरिमानंद खुल जाना चाहिए, बेसहारों को सहारा मिल जाना चाहिए वहाँ पर, और उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करना अपना धर्म समझना। भाई, आप ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, आप इतनी टेंशन मत लीजिए। कितनी भी बड़ी मुश्किलें होंगी, हम वहाँ से आपको ले आएंगे, वह भी सही सलामत। वैसे आनंद मलिक को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर फिर भी अगर कभी पड़ी तो उसके ये दो सहारे हैं ना। आज तक हम आपके साथ जिए हैं, पर आपको कुछ होने नहीं देंगे। आप टेंशन मत लीजिए। वह जो कोई भी है, उसके बुरे दिन आ गए हैं, इसलिए उसने मलिक्स को ललकारा है। वहीं दूसरी ओर सावित्री देवी को लग रहा था कि आज वो जीत गई। उन्होंने खुशी खुशी जाकर नेहा से कहा, नेहा, आज की तारीख नोट कर लो। आज 20 साल बाद आनंद खुद मुझसे बोलने आया। माफ़ी मांगी उसने मुझसे। उसने मेरा दिल दुखाया है, पर मैंने उसे माफ़ कर दिया। अरे वाह बुआ, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर आनंद, इतनी आसानी से आपसे माफ़ी, बात हजम नहीं हो रही। नेहा, और ये गरिमा कहाँ है? दिख नहीं रही है। गई तो सतीश के साथ ही थी। सावित्री देवी ने मुंह बिचकाते हुए कहा, रुक गई होगी अपनी प्रिय सहेली सत्या के पास। वैसे सत्या है बड़ी प्यारी, लाखों में एक लड़की चुनी है मेरे सतीश ने। अब बस राज और आनंद के लिए कोई ढंग की लड़की मिल जाए तो मेरे तीनों बेटों का सुखी संसार देख लूंगी। बुआ, मैं कनाडा वापस जाना चाहती हूँ। वह मेरी तुलना गरिमा से करता है, बहन मानता है मुझे अपनी। अभी सो जा, कनाडा भी चली जाना खुशखबरी लेकर। अभी तो बस मेरे दिल को सुकून की नींद आएगी। मेरे बेटे को आज उसकी गलती का एहसास हुआ है। कल सुबह उठकर उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाने हैं खाने के लिए, और फिर पूरा घर सजाऊंगी। जो प्यार 20 सालों में नहीं दिया उसे, वो प्यार मैं कुछ पल में देना चाहती हूँ। ठीक है बुआ, आप भी सो जाइए, गुड नाइट। और दोनों सो जाते हैं। रात के 3 बजे आनंद, राज और सतीश तीनों गाड़ी निकालकर शिवाजी पार्क पहुँचते हैं। राज के कहे अनुसार शिवाजी पार्क के आसपास कोई भी गाड़ी नहीं आ रही थी। वह रास्ते बंद कर दिए गए थे। वहाँ एक सफ़ेद कलर की होंडा सिटी खड़ी हुई थी। राज और सतीश ने आनंद से कहा, भाई आप बेहोशी का ड्रामा कीजिए, हम आपको उस गाड़ी तक पहुँचा देते हैं। आनंद ने वैसा ही किया। राज और सतीश उसे उठाकर सहारा देते हुए उस सफ़ेद कार तक लेकर जाते हैं। आनंद को पिछली सीट पर बैठाकर जैसे ही कार का दरवाज़ा बंद करते हैं, वैसे ही कार में एक नशीली गैस निकलने लगती है, जिससे आनंद का दम घुटने लगता है और आनंद बेहोश हो जाता है। वहीं रास्ते के दूसरी तरफ एक ओमिनी से एक लड़की को नीचे फेंका गया, और वह ओमिनी सीधे रास्ते से निकल गई। कुछ ही देर में वह सफ़ेद कार भी वहां से गायब हो गई। राज और सतीश ने दौड़कर गरिमा को बचाने की कोशिश की। वह लड़की गरिमा ही थी। राज भाई, आनंद भाई कहाँ हैं? गरिमा ने रोते हुए पूछा। आप उन्हें उनके पास मत भेजिएगा, वह बहुत ही खतरनाक लोग हैं। हाँ छुटकी, तू घर चल, आनंद भाई थोड़ी देर में आ जाएंगे, राज ने कहा। तो गरिमा ने जवाब में कहा, सच सच बताइए, आपने मेरे बदले में भाई को उन्हें सौंप दिया ना? बहुत गलत किया है आपने राज भाई, आपने बहुत गलत किया। कहते कहते गरिमा बेहोश हो गई। गरिमा को राज और सतीश घर लाते हैं। वह अभी भी बेहोश है। सतीश किचन से पानी लेकर आता है और गरिमा के चेहरे पर छिड़कता है। गरिमा धीरे धीरे होश में आती है और धीरे धीरे उठकर बैठने के बाद वह चिल्लाकर कहती है, मुझे सच सच बताओ आनंद भाई कहाँ हैं? कहाँ हैं आनंद भाई? आनंद भाई! चिल्लाओ मत छुटकी, कहा ना आनंद भाई आ जाएंगे, हम खुद जाएंगे उन्हें लेने, तुम चिंता मत करो। राज बोला।
रोते रोते गरिमा बोली, कहाँ जाएंगे, कहाँ ढूंढ लेंगे आनंद भाई को? आपको पता भी है मैं उनके कैद में कल से हूँ, पर उन्होंने मुझे रत्ती भर की भी भनक नहीं होने दी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की वहाँ से निकलने की, पर मैं नाकामयाब रही। वो सब बहुत खतरनाक लोग हैं। अगर आनंद भाई को कुछ हुआ ना तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उनके सिवा कोई नहीं चाहता मुझे। तो मुझे बचाने की ज़रूरत ही क्या थी? बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों हो आप दोनों? अपना आपा मत खो छुटकी, तुम घबराओ मत, आनंद भाई को कुछ नहीं होगा। और क्या कह रही थी? आनंद भाई के सिवाय कोई प्यार नहीं करता तुझे? हम दोनों भाइयों का प्यार प्यार नहीं तेरे लिए? वह हमारे भी भाई हैं, हम तीनों मिलकर बचाएंगे उन्हें। वह सब तो ठीक है सतीश भाई, पर कैसे? गरिमा के चिल्लाने की आवाज़ से सावित्री देवी भी वहां आ गई। उन्हें लगा गरिमा की चिल्लाने की वजह आनंद का उसे डांटना होगा। वह मन ही मन खुश हो रही थी, क्योंकि आनंद ने कल उन्हें अपनी फिक्र जताई, माँ से माफ़ी मांगी, ज़रूर इस बाहर वाली को घर से निकलने के लिए कहा होगा। पर जब राज ने सारा वाक्य सुनाया तो उन्होंने फिर से गरिमा को ही दोषी ठहराया। करम जली, मेरे पति का तो देहांत करवा गई तू आते आते, अब क्या मेरे बच्चे को भी मरवा डालना चाहती है? चली क्यों नहीं जाती तू हम सबकी ज़िंदगी से? चली जाऊंगी माँ, बहुत दूर चली जाऊंगी मैं, पर पहले आनंद भाई को घर लाना है, उसके बाद आपको जो कहना है वह सब कहिएगा। दूसरी ओर आनंद को जंजीरों में जकड़कर एक कुर्सी पर बैठाया गया है। उसके चेहरे पर प्लास्टिक की थैली थी और बेहोशी की हालत में एक तरफ गर्दन गिराए हुए पड़ा था। देखो देखो, आखिर आज ऊँट आ ही गया पहाड़ के नीचे। इसकी ऐसी हालत करना कि आने वाले 7 जन्मों में भी यह खुद को पहचान न सके। बहुत गुमान है ना इसे मलिक होने पर। इसकी सारी हेकड़ी निकाल दो। धीरे धीरे आनंद को होश आ रहा था। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। कुछ लोग उसके आसपास थे जो उस पर हंस रहे थे। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा। फिर उसे एक चेहरा साफ साफ दिखाई दिया। आनंद चौंक गया। तुम? तो यह सब तुम्हारी हरकत है? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतना गिर जाओगे। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे थी, इस बीच तुमने मेरी बहन को क्यों लाया? यह तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है मलिक कि मैंने तुम्हारी बहन को बीच में क्यों लाया। और अगर भूल रहे हो तो ज़रा दिमाग पर जोर लगाकर याद करो, क्योंकि थोड़ी देर बाद तुम्हारे सर से दिमाग भी अलग कर देंगे हम। देखो, हर चीज़ का एक अंदाज़ होता है। बिजनेस बिजनेस के अंदाज में किया जाता है, रिश्ता रिश्ते के अंदाज में निभाया जाता है, और दुश्मनी दुश्मनी के हिसाब से की जाती है। अगर तुम में दम है तो मेरे हाथ को खोल कर तो देखो, फिर बताता हूँ यह मलिक क्या चीज़ है। तेरे दम देखने की फुर्सत नहीं है हमें। ए लाओ रे मेरा हथियार। तभी एक काला सा मोटा सा आदमी एक बड़ा सा लोहे की रोड लेकर उस इंसान के हाथों में दे देता है। आनंद खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसकी कुर्सी पीछे की तरफ गिर पड़ती है और आनंद का सर ज़मीन से टकरा जाता है। अरे भाई, इतना जल्दी क्या है तुम्हें मरने की? हम हैं ना तुम्हें मारने के लिए। तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। तब क्यों दूसरों को दोषी बना रहे हो? यह रोड देख रहे हो? इससे मैं तुम्हारा भेजा तोड़ूंगा। आनंद, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतनी बड़ी गलती मत करो। अगर मेरे भाइयों को पता चल गया ना, जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। पता चलेगा तो ना मलिक। ये सस्पेंस बनाने के लिए मैंने बहुत बड़ा मकड़ी का जाला बुना हुआ है। अगर पुलिस ढूंढना भी चाहेगी ना तो भी मुझे नहीं ढूंढ पाएगी। और तू इतनी चपड़ चपड़ मत कर, मुंह को लगाम दे। तुझे बहुत शौक है ना गोल्फ खेलने का? जब मैं गोल्फ खेलता था तो हंसता था मुझ पर। आज देख, इस रोड से कितना परफेक्ट गोल्फ खेलता हूँ मैं। मलिक, तू हिल बहुत रहा है, गेंद कभी हिलती नहीं। आनंद, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं। और उस इंसान ने उस लोहे की रोड से जोर से गोल्फ की तरह आनंद के सर पर दे मारा। मैं दुश्मनी पूरी ही जज्बातों के साथ निभाता हूँ मिस्टर मलिक। मैं दुश्मनी निभाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी हद तक भी जा सकता हूँ। ले जाओ रे इसको, ले जाकर रेलवे की पटरी पर डाल दो, ताकि रेल ऊपर से जाए और किसी को खबर ना हो। अब तो कल अखबार में ही पढ़ेंगे, मिस्टर आनंद मलिक, मलिक एंड मलिक सन्स कंपनी के मालिक रेलवे की पटरी पर मिले। हा हा हा। सांता कुछ स्टेशन के पास बनी हुई झुग्गी झोपड़ियों में एक लड़की सुबह सुबह लगभग 4:30 बजे नाले के पास जाकर अपना नित्यकर्म करने जा रही थी। तभी उसने देखा कि 4-5 लोगों ने किसी इंसान को लाकर पटरी पर फेंक दिया। वह डर गई और वहां से तुरंत अपने घर भाग गई, क्योंकि जिस इंसान को उन लोगों ने फेंका था वह खून से लथपथ आनंद मलिक ही था। माई, वहां पर कुछ लोगों ने लाश फेंकी है। आप चलकर देखिए ना, पूरी खून से भीगी हुई थी। गुड़िया, तू भी सुबह सुबह क्या भूत देख कर आई है? अरे सुबह के 4 बजे हैं, तुझे कौन सी लाश दिख गई वहां पर? माई, मैं तो डिब्बा लेकर नाले की ओर गई थी। मैंने देखा 4 लोग एक आदमी को रेल की पटरी पर छोड़कर भाग गए। आप चलिए ना बाबा। माई मेरा नहीं सुन रही।
हम एक बार उस इंसान को देख कर आते हैं, फिर लगे तो रेलवे के पुलिस बाबू को बता देते हैं। नहीं नहीं, पुलिस के चक्कर में हम लोगों को नहीं पड़ना। हम गरीबों की मदद कोई नहीं करते आवे, पर ज़रूर फंस जाएंगे हम सब। हो सके तो अपना मुंह बंद करियो, कुछ मत बोलियो। बच्ची डर के मारे चुप रह गई। उसी वक्त एक किन्नर उस रास्ते से गुजर रही थी। पूरा ब्रिज क्रॉस करने के लिए इतनी चढ़ाई, इतनी सुबह सुबह ट्रेन थोड़ी ना आएगी, यह सोचकर उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और पटरी के ऊपर से ही जाने लगी। बीच पटरी पर एक अधमरे इंसान को देखकर वह चौंक गई और बोली, हाय हाय मुआ, तू यहाँ क्यों मरने को आया है? अरे तू तो वही साहब है ना जो बड़ी सी गाड़ी में मुझे रोज़ 50 रुपया देता है। लगता है महाकाल ने हमें तेरे लिए ही भेजा है, तेरी मदद करने के लिए। वह अकेले ही उस आनंद को उठाकर जैसे ही एक कदम आगे बढ़ती है, उसके सीने की तरफ कोई गोली चला देता है और वह आनंद के साथ ही पटरियों पर गिर जाती है। घायल होते हुए भी उस किन्नर ने अपना फ़ोन निकाला और कहीं फ़ोन लगाती है। कमला माँ, मैं आयशा, मेरी मदद करने के लिए आ जाइए। और फिर सारा वाक़या कमला माँ को बताती है। तुझे कुछ नहीं होगा रे आयशा, मैं अभी आती हूँ अपनी पलटन लेकर, कुछ नहीं होगा तुझे। तू बिल्कुल मत घबराना बच्ची। अरे सुनो रे, सलमा, विमला, करीना, दीपिका और माधुरी, उठो रे उठो, अपनी आयशा घायल पड़ी हुई है, चलो चलो उसकी मदद के लिए। और पूरा का पूरा किन्नर समाज जो उस किन्नर बस्ती में रहता था चल पड़ा आयशा के साथ, आनंद को भी बचाने। जिन लोगों ने आनंद को रेल की पटरी पर फेंका था, उन्हीं लोगों ने आयशा पर भी गोली चलाई थी और वह वहां अभी भी इंतज़ार कर रहे थे कि अगर कोई आनंद के बचाव में आया तो उसे वहीं ख़त्म कर देंगे। रेल के आगे निकलने का समय। स्टेशन से रेल छूट चुकी है और स्टेशन से कुछ ही दूरी पर है आनंद, आयशा माँ। तभी पीछे से कमला अम्मा की आवाज़ आती है, अरे जल्दी जल्दी चलो, ट्रेन छूट गई। अरे अपनी आयशा ट्रेन के नीचे ना आ जाए, दौड़ो जल्दी करो। ए दीपिका और माधुरी, ज़रा आसपास देखना, कहीं कोई हम पर भी गोलियां ना चला दे। अपनी आयशा ज़रूर इस साहब के गुंडों का शिकार बनी होगी। बड़े चौचले होते हैं इन बड़े लोगों के। जैसे ही वह पूरी की पूरी किन्नरों की भीड़ आनंद और आयशा के नज़दीक पहुंचती है, पूरा किन्नर समाज आयशा को और आनंद को हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहां उनके इलाज की शुरुआत होती है। आयशा वक्त पर पहुंचने की वजह से चंद घंटों में ही अच्छा महसूस करने लगी, परंतु आनंद की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। कमला माँ, वह बड़े साहब कैसे हैं? वह बच तो जाएंगे ना? देख आयशा, तेरे कहने पर हम सब उसको लेकर आए, पर अभी बस हो गया, अपनी बस्ती चल। हमें इन बड़े लोगों के झंझट में नहीं पड़ना, उसका वह लोग देख लेंगे। नहीं कमला माँ, यह वही बाबू हैं जो मुझे बिना भूले रोज़ 50 रुपये देते हैं। तुम्हें पता है कल इनकी बहन की जान खतरे में थी, दुआ मांगी थी मुझसे। शायद उन्हीं लोगों ने इन्हीं को मारा हो जिन्होंने इनकी बहन को खतरे में रखा था। क्या बात कर रही है? जिस इंसान का तू हर दिन बड़ाई करते हुए नहीं थकती थी, यह वो इंसान, और ऐसी हालत में इतने बड़े इंसान के साथ इतना बुरा। तू इनका नाम जानती है क्या? माधुरी ने पूछा। हाँ माधुरी, यह मलिक एंड मलिक सन्स के मालिक आनंद मलिक हैं। इन्हें तो सब जानते हैं। अरे मैंने मोबाइल में इनके बहुत सारे वीडियो देखे हैं, इंटरव्यू देखा है, तो इनके घर वालों को बता देते हैं। तुझे घर पता है इनका? एक इंटरव्यू में सुना था मलिक मैंशन ही घर है इनका। तुम सब यहीं ठहरो, में जाकर उनके घर से किसी को लेकर आती हूँ, कमला माँ ने बोला। कमला माँ रिक्शा पकड़कर मलिक मैंशन के सामने। हाय हाय, कोई है? अरे कोई है तो गेट खोलो। गेट के पास वॉचमैन आकर कहता है, ओ अम्मा आगे बढ़ो, इतनी सुबह सुबह कोई आता है क्या? अरे वो वॉचमैन, पेशगी मांगने नहीं आई, वो तेरा साहब है ना, वह अस्पताल में है, उसके घर वालों को बता दे मैं यही खड़ी हूँ। वॉचमैन फिर भी नहीं सुनता। उसके और कमला अम्मा के झगड़े की आवाज़ सुनकर सतीश और राज बाहर आते हैं। गरिमा भी पीछे पीछे दौड़ कर आती है, क्योंकि वह तीनों रात भर नहीं सोए थे। क्या हुआ सुखदेव सिंह, किससे झगड़ रहे हो? सुप्रभात राज साहब, एक किन्नर आई है, कहती है बड़े साहब अस्पताल में हैं, आपको बताना है। कुछ भी बोलते हैं ये लोग, आप जाकर सो जाइए। खामखा इसने आप लोगों की सुबह सुबह नींद खराब कर दी। अभी तो 7 भी नहीं बजे ढंग से। क्या आप साइड में होंगे सुखदेव जी? राज बोला। तीनों दौड़कर कमला माँ के पास जाते हैं। क्या आप आनंद भाई के बारे में कुछ जानती हैं? ले चलिए हमें। तब तक सतीश कार लेकर आ जाता है। कमला माँ को साथ ले जाते हुए सारा वाक्य उनके मुंह से सुनते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही, अरे दीपिका, माधुरी, करीना, कैसी है उस बड़े बाबू की तबीयत? उनके मुंह से तो ठीक है जवाब मिला, परंतु डॉक्टर के मुंह से आनंद की हालत जानकर तीनों घबरा गए। मैं राज मलिक, अभी कुछ देर पहले आपके पास एक बुरी हालत में पेशेंट आया है। उन लोगों ने लाया है? कैसा है वह पेशेंट? डॉक्टर, वो पुलिस केस है, बहुत बुरी तरह से मारा गया है,
उसके बाद किसी किन्नर पर गोली भी चलाई गई है। उसका फॉर्म भरने के लिए कोई नहीं था। फिर भी हमने बेसिक तैयारी चालू की है। आप फॉर्म भर दीजिए, पुलिस आती ही होगी। वह कोई एरा गैरा इंसान नहीं है डॉक्टर, मेरा भाई है आनंद मलिक। मेरा खुद का न्यूज़ चैनल हर घर में चलता है। धज्जियाँ उड़ा दूंगा मैं आपकी। अभी के अभी इलाज शुरू करो। पुलिस से हम निपट लेंगे। मामूली मत समझना उस इंसान को, वरना आप होंगे जेल के अंदर। और मैं फॉर्म भरता हूँ, आप तुरंत इलाज शुरू कीजिए। इतने में ही पुलिस भी आ जाती है। इंस्पेक्टर, अरे राज मलिक, आप यहाँ कैसे? आनंद भाई को किसी ने बुरी तरह से घायल किया हुआ है, मारने की कोशिश की है। और आप इतनी देर से क्यों पहुंचे? यह डॉक्टर इलाज ही शुरू नहीं कर रहा उनका। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो आप सबकी बैंड बजा दूंगा मैं। नहीं नहीं राज साहब, मैं अभी जाकर करता हूँ। मैं इंस्पेक्टर अभिजीत राव। आनंद मलिक मेरे घर के मेंबर जैसा है, तुरंत इलाज शुरू करवाइए उनका। ठीक होना बहुत ज़रूरी है। ऑपरेशन थिएटर। नेहा और माँ थोड़ी देर में दौड़ते हुए आते हैं। राज कैसा है? अनु कैसी हालत है उसकी? माँ चिंता मत करिए, भाई बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ऑपरेशन चल रहा है, उनको कुछ गोलियां और सर पर बहुत गहरी चोट है। 3 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर की लाइट रेड से ग्रीन होती है। दरवाज़ा खोलते हुए डॉक्टर साहब बाहर आते हैं और अपने मुंह से मास्क उतारते हुए, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा मिस्टर राज। पर क्या डॉक्टर, साफ साफ बताइए। मिस्टर आनंद कोमा में चले गए हैं, कुछ कह नहीं सकते। उन्हें होश कब तक आएगा? आप तो जानते हैं कोमा में गया हुआ इंसान जिंदा लाश होता है। फिर भी उम्मीद पर दुनिया टिकी है। आशा करता हूं कि बहुत जल्दी मिस्टर मलिक कोमा से बाहर आएंगे। वैसे उनका मेडिकेशन हॉस्पिटल में ही करना बेहतर रहेगा। कम से कम 6 महीने। राज घुटनों पर गिरकर रोने लगता है। यह आपने क्या किया भाई? आपको पता था आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। आपको पूरी खबर थी, वरना आप गरिमा की जवाबदारी मेरे ऊपर ना देते। माँ का ख्याल रखने के लिए ना कहते, और सबसे बड़ी बात, गरिमा नंद को पूरा करने के लिए नहीं कहते। आपको अंदेशा था भाई। आपने बहुत गलत किया, आपने बहुत गलत किया भाई। राज कभी रोता नहीं था, सब कहते थे बहुत ही कड़क दिल वाला है। इमोशंस तो हैं ही नहीं इसमें, पर आज इस तरह फूट फूट कर रोते हुए बहुतों ने पहली बार देखा था उसे। गरिमा भी अस्पताल के मंदिर में जाकर भगवान से लड़ती है। इंसान के अच्छे होने का यह सिला देता है तू? या मेरे कर्म इतने बुरे हैं कि खुशियां मुझे देने से पहले ही तुझे बर्दाश्त नहीं होती? बचपन में माँ बाप छीन लिए, कुछ नहीं बोला मैंने। लोगों के ताने सुनती हूँ, आज तक बुरा नहीं लगता मुझे, क्योंकि मेरे पास माँ बाप भाई बहन यह पूरी दुनिया थी। मेरे आनंद भाई थे। तुझसे यह भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है? जान ही लेनी थी तो मेरी ले लेते। यहाँ किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। उस इंसान को क्यों तड़पा रहे हो जो लोगों की भलाई करता है? अगर मेरे भाई को कुछ हुआ, कसम है उसी भाई की, तेरी दहलीज पर मलिक खानदान का कोई इंसान पाँव नहीं रखेगा। और यह गरिमा तेरे मंदिर के सामने से भी नहीं गुजरेगी। वहीं आनंद की माँ को तो जैसे सांप सूंघ गया। इतने सालों बाद बेटा बोला था मेरा। माफ़ी मांगी थी मुझसे। क्यों आनंद, क्यों? मत मांग मुझसे माफ़ी, ज़िंदगी भर मत बोल मुझसे। पर तू जैसा था वैसा ही हो जा बेटा। तुझे सही सलामत देख कर ही मेरी आंखें खुश होती हैं। मैं गरिमा को अपना लूँगी। बस तू ठीक हो जा, उसे अपनी बेटी का दर्जा दूंगी। तू ठीक हो जा मेरे बच्चे, तू ठीक हो जा। और अपने साड़ी के आंचल में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोती हैं। नेहा अपनी बुआ को संभालने की कोशिश कर रही थी। वहीं सतीश राज को समझा रहा था, पर गरिमा वहाँ आज इन सब में रहकर भी खुद को बहुत अकेला समझ रही थी। जैसे उसकी ज़िंदगी कोई छीन रहा हो, जैसे इस वक्त उसके पास उसका कोई ना हो। आपको मुझ पर बिल्कुल यकीन नहीं था तो आपने मुझसे सौदेबाजी ही क्यों की? ये आप कौन सी चाल चलते हैं? आपने तो कहा था कि आनंद मलिक को बर्बाद करना है, इसलिए गरिमा के साथ प्यार मोहब्बत का खेल खेलूं, फिर उसे धोखा देकर आनंद मलिक की इज्जत की धज्जियां उड़ा दूं। फिर गरिमा टूट जाएगी और उसे देखकर आनंद मलिक भी टूट जाएगा, जिससे उनका कारोबार घर सब बर्बाद हो जाएगा। यह डील हुई थी ना अपनी? तो आपने आनंद मलिक को मरवाने की कोशिश क्यों की? अजनबी, तुझे क्या लगा तेरे पत्ते तू जैसे चाहेगा वैसे ही फेंके जाएंगे? पत्तों के खेल का बादशाह हूँ मैं अपने पत्ते खुद चलता हूँ। और मैं सिर्फ एक पत्ते नहीं चलता, बल्कि सामने वाले के सारे पत्ते छीन लेता हूँ। तू तो खुद गरिमा के प्यार में पड़ गया है। तू क्या उसे बर्बाद करेगा? तेरे पीछे भी मैंने जासूसी की है। जा, आज़ाद करता हूँ तुझे और तेरे परिवार को। पर अगर तूने किसी के सामने मेरा राज खोला तो तू इतना जान ले, जो तू गरिमा से करने के लिए गया था ना, वह मैं तेरी बहन के साथ करूँगा। और तुझे पता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। हा हा हा। मैं अपने परिवार को लेकर मुंबई से बहुत दूर चला जाऊँगा, बल्कि महाराष्ट्र छोड़ दूँगा। और ना ही गरिमा के आसपास भटकूँगा। वादा करता हूँ आपके नाम को कभी अपनी ज़ुबान पर वापस नहीं लाऊंगा। इधर गौरव का फ़ोन बजता है। अरे ये तो सुरेश लग रहा है। ज़रूर उसने उस संजय के बारे में कुछ पता लगाया होगा। हाँ बोल सुरेश, कुछ पता चला यार? इस बार कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस है। तू सच कह रहा था, यह इंसान सुलझा हुआ नहीं है। इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है भाई। जो फ़ोन ये यूज कर रहा है
उस पर सिर्फ 2 ही नंबर सेव है, एक तो श्रीकांत सुब्रमण्यम का और दूसरा किसी सर जी के नाम से। यहाँ तक कि इसके फ़ोन का सिम कार्ड भी कॉलेज के प्रिंसिपल श्रीकांत सुब्रमण्यम के नाम से है। इसका कुछ भी डिटेल नहीं है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, कहाँ पढ़ा लिखा है, कुछ भी नहीं पता। मैंने अपने कुछ लोगों को प्रिंसिपल के ऑफिस में भेजा था इस संजय की डिग्री चेक करने के लिए। असली तो छोड़, फर्जी भी नहीं है कुछ। यहाँ तक कि संजय का नाम रजिस्टर में रिकॉर्ड भी नहीं है। लेक्चर में तो संजय रहता है पर वहाँ नाम पवन मिश्रा का ही आता है। इन सब के पीछे बहुत बड़ा गेम है भाई, बहुत बड़ा गेम। और एक बात तुझे पता चली क्या? क्या न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है? ठीक है, पर टीवी मोबाइल कुछ तो देखा होगा। तेरी गर्लफ्रेंड का भाई आनंद मलिक मरने की कगार पर है। उसे रेलवे पटरी से कुछ किन्नरों ने बचाया। न्यूज़ खोल कर देख आज की, सब पता चल जाएगा। और हाँ, इस संजय को तो मैं अब नहीं छोड़ूंगा। यह बहुत लंबा जाने वाला है। मैं अपने अधिकारियों से इस बारे में छानबीन करने की परमिशन लेता हूँ। हो सके तो तू अपनी गर्लफ्रेंड को संभाल ले इस वक्त। शायद यही वक्त है जब बात बन जाए तेरी। गौरव का दिमाग अब बस यही सोच रहा है कि संजय कौन है और किस वजह से आया है। वहीं दूसरी ओर आनंद को कोमा स्पेशल वार्ड में शिफ्ट किया गया। फिलहाल इस वक्त सब लोग मिलकर जाओ, पर 15 मिनट के बाद उसके साथ उसकी फैमिली का कोई भी एक मेंबर रह सकता है, डॉक्टर ने कहा और वहां से चल दिए। फिलहाल सभी उससे मिलने के लिए अंदर जा रहे थे। आनंद लेटा हुआ था पर उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। जाने से पहले ही राज सभी से कहता है, हम सब आनंद भाई से मिलने जा ज़रूर रहे हैं, पर एक बात का ख्याल रखना, उन्हें किसी बात का डिप्रेशन नहीं देना है। उनके आसपास खुशहाली रखनी है ताकि वे जल्दी से जल्दी कोमा से बाहर आ सकें। पहली बार आनंद के चेहरे पर कोई शिकन, कोई गुस्सा, कोई द्वेष नहीं था। सबसे पहले राज ही अंदर जाता है। राज, अच्छा खेला खेला है आपने बिग बी, हम सबको फंसा दिया ना। गरिमा को सही सलामत घर पहुंचाकर खुद चले गए सभी से अकेले लड़ने। बहुत तकलीफ दी ना उन लोगों ने, पर अब जल्दी से आपको ठीक होना है ताकि अब हमारा बदला ले सकें। आनंद का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कसकर मुट्ठी बनाते हुए राज कहता है, बहुत तकलीफ दे रहे हैं भाई आप, आपको इस हालत में देखा नहीं जाता। जल्दी से ठीक हो जाइए, जल्दी से ठीक हो जाइए भाई आप। आनंद, उस दिन तूने मुझसे माफ़ी मांगी पर मुझे नहीं पता था कि तेरी माफ़ी का कारण तेरा घर से इतनी दूर जाना था। तू क्या समझता है तेरी एक माफ़ी से मैं खुश हो जाऊंगी? बिल्कुल नहीं। अरे बच्चे, क्या क्या नहीं किया अपने माँ बाप के लिए तूने। अब एक और ख्वाहिश पूरी कर दे। तू मुझे आज तक किसी तीर्थ यात्रा पर भी नहीं ले गया, अब जल्दी से ठीक हो जा। 4 धाम की यात्रा करनी है मुझे, वह भी तुम्हारे साथ। फिर अपने बेटे के लिए एक प्यारी सी बहू लानी है। तू जिससे कहेगा मैं तेरी शादी उसी से कराऊंगी। तेरी हर बात मानूंगी जो तू कहेगा वह। आंखों में आंसुओं को छुपाते हुए सावित्री देवी यानी कि आनंद की माँ कह रही थी, भाई आप तो चाहते थे ना कि मैं जल्दी से जल्द अकेडमी जाऊं, वहाँ अपना फाइनल एग्ज़ाम दूं, पर आप इस तरह से लेट रहेंगे तो मैं कैसे जा सकता हूँ। आप चाहते हैं ना कि मैं फ़ाइटर पायलट बनूं, तो सबसे पहले आपको उठकर मुझे आशीर्वाद देना होगा। आज शाम की फ़्लाइट थी ना मेरी, पर अगर आपको होश नहीं आया तो मैं नहीं जाऊँगा। अब अगले साल देखूँगा क्या हो सकता है। टू बी कंटिन्यूड।